हाँ जी, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसी क्वेश्चन पे हमने वीडियो को एंड किया था और मैंने बोला था कि सेकेंड ईयर का जो है आप सिमिलरली कर सकते हैं। वैसे तो आप कर लोगे, बस वैल्यू ही तो पुट कर दें। चलो ये इसको इरेज कर लो। देखो सेकेंड ईयर में मशीनरी का वैल्यू कितना होगा, तो 220 पहले साल में था और 66 दूसरे साल में हमने बाई किया, 286 आ जाएगा। करेक्ट, डेप्रिसिएशन का कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। स्टॉक डेटर कैश बैंक, देखो स्टॉक डेटर कैश, स्टॉक है अपना 31,900, स्टॉक है अपना 31,900, डेटर है 3,200, कैश है 3,300। ठीक है, बैंक ऊपर हमने निकाला है 43,400। करेक्ट, क्रेडिटर बताओ, और क्रेडिटर है अपना 4,300। ठीक, तो सेकेंड ईयर में आप यहाँ पे निकाल लोगे कैपिटल एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। और नीचे कैसे होगा, तो नीचे देखो अब यहाँ पे आ जाएगा 22, यहाँ पे आ जाएगा 22। ओपनिंग कैपिटल पहले साल के एंड में जो कैपिटल था 323,400। ठीक है, ड्राइंग देखो सेकेंड ईयर में जब पहले साल में फरवरी से शुरू किया था तो सेकेंड ईयर में अप्रैल से मार्च तक तो ड्राइंग किया ही होगा, तो ड्राइंग का वैल्यू निकाल लो, इंटू 12 कर लो। ठीक है, और ये जो है कैपिटल, तो ये जो भी आएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आप डाल देना, जो आएगा वही आपका प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शेड्यूल 3 पे। ठीक है, चलो थोड़ा छोटा क्वेश्चन करा देता हूं पहले, फिर आते हैं शेड्यूल 3 पे। शेड्यूल 3 थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा अपना, और शेड्यूल 3 में कुछ कुछ चीजें मुझे आप लोगों को बतानी भी है। छोटे बड़े का कॉम्बिनेशन करते रहना चाहिए, बोरिंग नहीं रहता क्लास। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है कि एनी 4 करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिख रहा है हायर परचेज का। सुराबी परचेज अ कार ऑन हायर परचेज फ्रॉम मिसेस पवन ऑटोमोबाइल्स ऑन 1 अप्रैल को। ठीक है, 2019 को हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, द सेम वाज पेएबल इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 60,000। ठीक है, हायर परचेज प्राइस आपको दिया है, यानी कि इसमें कैश प्राइस इंटरेस्ट सारे जुड़े हुए हैं, और वो हायर परचेज प्राइस ये 5 इंस्टॉलमेंट पे, तो जब 3 लाख को आप डिवाइड करोगे 5 से तो 60,000 आएगा, ऐसे पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब ड्यू हो रहा है, 1 अक्टूबर को। ठीक, 2019 को। इंटरेस्ट इज पेएबल 10% पर एनम। अब देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है, यानी कि हमें सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट दिया है, तो इंटरेस्ट रेट भी आप कितना लोगे, ये एनुअली 10% है तो 5%। ठीक है, और कह रहा है द सेम इज इंक्लूडेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। ऑब्वियसली जब टोटल अपना जो हायर परचेज प्राइस है उसका ये इंस्टॉलमेंट है, तो इसमें इंटरेस्ट भी हर एक इंस्टॉलमेंट का जुड़ा ही होगा। और आपसे पूछ क्या रहा है, कैश प्राइस निकालिए एंड इंटरेस्ट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट, ये निकालिए। 4 सिनारियो आपको पढ़ाया गया है, 4 केस आपको पढ़ाया गया है, 4 केसेस, जिसमें से ये थर्ड केस पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, थर्ड केस में क्या पढ़ाया गया था, इंस्टॉलमेंट आपको दिया रहेगा, हायर परचेज का जो भी इंस्टॉलमेंट है, और इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा। ठीक, थर्ड केस पे कैसे करना है, तो रिवर्स अप्रोच आपने सीखा है कि उल्टा आपको निकालना है। चलो क्वेश्चन नंबर अगर 6 का एक अगर आप सॉल्यूशन देखोगे, यहां लिखोगे आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, है ना, 1 2 3 4 5, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ठीक है, हर एक इंस्टॉलमेंट 60,000 का है। और जो आपका इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट ये कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली, ये हो जाएगा 10/2 दैट इज 5%। ठीक, आ जाओ अगर हम यहाँ पे बात करें 60,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट, इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा है, तो 60,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 से 5, तो ये आ जाएगा आपका, बताओ
2857। अगर ये टोटल 60 में इंटरेस्ट 2857 है, राउंड अप कर देना, ठीक है, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैश प्राइस कितना होगा आप घटा दो, 57 143, ठीक है। चौथे साल में कैसे करोगे, तो चौथे साल में देखो ये तो इस पे तो ब्याज लगी होगी, ये तो ड्यू था ही, और ये तो 5वें साल में पे हुआ ना, तो ये भी ड्यू था उस समय, तो दोनों पे इंटरेस्ट लगा हुआ, तो दोनों को जोड़ो, 60,000 प्लस 57 143 इंटू 5 डिवाइड बाई 1/5, ये आया 5578, तो ये आएगा 54422, ठीक है। ऐसे ही आप रिवर्स कैलकुलेट करते जाओ। जब थर्ड ईयर में आओगे तो किस पे इंटरेस्ट लगेगा, 57 143, दोनों इंस्टॉलमेंट पे गए उनका भी कैश प्राइस प्लस 54422, साथ ही में ये 60,000 और जोड़ के, तो ये टोटल आएगा 171,565। कितना आएगा इंटरेस्ट, 8,170, ठीक है। दूसरे साल का देखो, मैं सीधा कैलकुलेट करके लिख देता हूं, ये आएगा 10,638। इसमें से घटाओगे इंस्टॉलमेंट में से तो कैश प्राइस आएगा 49,362, ठीक है। लास्ट वाले का बताओ, टोटल पता है कैश प्राइस कितना आएगा, ये तो 3 लाख है। $259,769, तो इंटरेस्ट कितना आएगा टोटल, इसको इरेज कर दो नीचे से। इंटरेस्ट कितना आएगा टोटल, इंटरेस्ट का आना चाहिए 3 लाख में से ये घटा दो, 40,231, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है मिस्टर मोहंती, और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी है, देखो एसेट कितना है 12, लायबिलिटी कितना है 3, तो ऑब्वियसली इक्विटी कितनी होगी 9। ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल से लेके साल एंड तक यानी कि 31 मार्च तक ये ट्रांजेक्शन हुए, ट्रांजेक्शन आपको दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इफेक्ट ऑफ अबव ट्रांजेक्शन ऑन बैलेंस शीट इन द फॉर्म ऑफ एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। आपने छोटे में भी ये पढ़ा होगा 11 12th में, कि एक होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, करेक्ट, और ये सीपीटी में भी पढ़ा होगा हो सकता है, आई डोंट नो सीपीटी में है कि नहीं, पर 11 12th में तो ये था, 11th क्लास में ये पढ़ाया जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ये सेम अकाउंटिंग इक्वेशन ही तो है, बस इसने किस फॉर्मेट में पूछा है, तो आप उधर ले जाके लायबिलिटी को घटा दो, तो एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, इस फॉर्मेट में आपको पूछा है। जो भी ट्रांजेक्शन दिया, जो जिसको इंपैक्ट करेगा उसमें जोड़ो घटाओ, एंड में अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बताना है। चलो जरा अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 6 का बी, तो देखो एक बात हमेशा आप याद रखा करो, जब भी एग्जाम में आए तो आप कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके ऐसे लाइन दोगे इसमें, ठीक है, लाइन देने के बाद बनाओगे, स्पेस दोगे, टोटल करोगे, प्रॉपर तरीके से करना है। मैं तो यहाँ पे आपको बस सॉल्यूशन करा रहा हूँ, लाइनिंग वगैरह डब्बा वगैरह नहीं बना रहा, पर प्रॉपर डब्बा उब्बा बना के करना, फिर मिलता है फुल में फुल मार्क्स, ठीक। 6 के बी नंबर में आप हमें क्या पूछा है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, करेक्ट,
और इनका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये 12 लाख का, लायबिलिटी 3 लाख का, और इक्विटी कह रहा है ना 9 लाख का। ठीक है, चलिए अब देखो ट्रांजेक्शन देखो। पहला लायबिलिटी पे हुआ 50,000, जिसको डिस्काउंट में पे हुआ है 2%। 50,000 का 2% कितना हुआ 1,000। देखो अब यहाँ पे आप लिखोगे लायबिलिटी पेड करके, यहाँ एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लेना। ठीक है, अब देखो लायबिलिटी पे हुआ है कितना 50,000, तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन अपने कैश एंड बैंक से कितना जाएगा सिर्फ 49,000। क्यों, 1,000 का हमें डिस्काउंट भी तो मिला है, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, इनकम है। इनकम क्या होता है, इक्विटी में जाके, जो इक्विटी फंड है, शेयर होल्डर का फंड है, जो कैपिटल फंड है, उसमें क्या होता है, इनकम हमेशा प्रॉफिट बनता है, और प्रॉफिट हमेशा जाके इक्विटी में जुड़ता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां से तो 49 डिडक्ट होगा, टोटल फिगर में लिख लो 12 लाख, 3 लाख, 9 लाख, है ना। यहाँ से तो 49,000 डिडक्ट होगा, क्योंकि हमने 49,000 ही पे किया। कैश एंड बैंक 49,000 से कम होगा, लेकिन लायबिलिटी पता है 50,000 से कम होगा, लायबिलिटी बुक से चली गई ना। और 1,000 जो है ये इनकम है, अपनी इक्विटी में जाके ऐड होगा। तो बताओ न्यू इक्वेशन क्या आएगा, न्यू इक्वेशन आएगा 12 लाख में से 49 घटाओगे तो 11,51,000, यहाँ पे 2.5 लाख, यहाँ पे आएगा 9,01,000। ठीक है, ऐसे ही सारे ट्रांजेक्शन को आपको इफेक्ट देते रहना, एंड में क्लोजिंग बैलेंस आएगी। देखते हैं और ट्रांजेक्शन क्या है। डिविडेंड अर्न हुआ 15% ऑन फेस वैल्यू 1,000, इक्विटी शेयर हेल्ड एट द रेट ₹12,000। चलो एक बात बताओ, ये 1,000 इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू है 100, डिविडेंड आपको इसी वैल्यू पे मिलती है, तो पर शेयर 15 मिला होगा, एंड 1,000 शेयर है तो 1,000 शेयर कितना हो गया 15,000। यही आपकी इनकम है, और जितने इनकम है उतने से आपका इनकम मान लो मिला, तो आप ड्यू की एंट्री पास, अगर एक्रू हुआ तो ड्यू की एंट्री पास हुआ, रिसीव होगा तो रिसीव की एंट्री पास करोगे, कैश एंड बैंक में आएगा। ठीक, तो 15,000, फिर ये 12,000 क्या है, कई बार ऐसा होता है, मान लो आपकी इनकम 1 लाख है, और टीडीएस कट के आपके हाथ में कितना आया 80,000 फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी जो इनकम है ना वो 80,000 पे रिकॉर्ड नहीं होगी, आपकी इनकम रिकॉर्ड होगी 1 लाख पे। 1 लाख इनकम है ना, तो यहाँ 15,000 पे आपको रिकॉर्ड करनी थी, 12,000 पे नहीं। तो क्या करोगे डिविडेंड इनकम के लिए, एक तो 15,000 से ये बढ़ेगा, दूसरा 15,000 से अपना इनकम से ये बढ़ेगा। ठीक है, नया इक्वेशन कर दोगे। इसके बाद रेंट पे, रेंट पे हुआ कितना पे हुआ है वैसे 20,000, 20,000 से यहाँ घटाओगे, 20,000 से यहाँ घटाओगे। ठीक है, मैं बस लिख देता हूँ पूरी ट्रांजेक्शन, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। विड्रॉ किया है 10,000 पर्सनल पर्पस के लिए, एंड ऑल्सो विड्रॉन गुड्स 5,000। अब देखो 15,000 की ड्रॉइंग है, तो 15,000 से एक तो एसेट कम हुए होंगे, 15,000 से ड्रॉइंग कैपिटल में से घटाएंगे भी। अगला देखो 15,000 रिसीव अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब रिसीव अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल तो कैश एंड बैंक में आया होगा 15,000, और बिल्स रिसीवेबल तो अपने आप में एक करंट एसेट है, तो वो खत्म हो गया, तो उतने से ही अपना एसेट कम भी हुआ होगा। चलो ये जो फाइनल इक्वेशन आएगी ना, $1131 ठीक है, इतना आएगा आपका फाइनल आंसर। एसेट इतना रहेगा, लायबिलिटी इतना, और इक्विटी इतना। सी नंबर में आओ, सी नंबर में क्या पूछा है, सी नंबर में आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट, जिसमें रिडीमेबल 9% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख का। ठीक है, अपने पास प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख रुपीज का। कॉल्स एंड एरियर है 20,000, कोई बात नहीं, देखेंगे अभी नीचे इन्फॉर्मेशन होगा। जनरल रिजर्व है 7 लाख का। ठीक है, वैसे तो बड़ा छोटा क्वेश्चन है, यही करा देता मैं, पर चलो कोई नहीं, एक्सप्लेन कर देंगे आपको। जनरल रिजर्व है कितने का है 7 लाख का, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम है 80,000 का। ठीक है, कोई बात नहीं।
प्रीफरेंस शेयर आर ऑफ 100 रुपीज इच, फेस वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए का है, यानी कि ये 10,000 प्रीफरेंस शेयर है कि नहीं। अगर टोटल प्रीफरेंस कैपिटल को उसके फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। इच फुल्ली कॉल्ड ड्यू फॉर इमीडिएट रिडीम्शन एट 5% प्रीमियम। कह रहा है कि जो भी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है ना उसको हमने फुल्ली कॉल किया, क्योंकि लॉ कहता है ओनली फुल्ली पेड प्रीफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड। पार्टली पेड को आप रिडीम्ड कर नहीं सकते, तो पहले हम कॉल करते हैं अगर पार्टली पेड है तो, और कॉल मंगवा के फुल्ली पेड बनाते हैं फिर रिडीम्ड करते हैं, ठीक। और रिडीम्शन करना है 5% प्रीमियम पे। कॉल्स इन एरियर ऑन द अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर हेल्ड बाय 4 मेंबर whose whereabouts are not known। कह रहा है कि 1000 शेयर मेंबर्स के पास जिनके पास थे उनका कुछ अता पता नहीं है और वहां पे कॉल्स एंड एरियर आई। तो यानी कि ये जो सॉरी ये जो कॉल्स एंड एरियर है ये हमें पता है कि हमने जब कॉल मंगवाया तो 20,000 रुपया इसलिए कलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि वो 1000 शेयर्स के हैं, जो शेयर होल्डर हैं, जिनके जो शेयर होल्डर हैं उनका कोई अता पता नहीं है, उन्होंने पेमेंट नहीं किया। कोई बात नहीं, 1000 शेयर है तो यानी कि 1 लाख का प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ऐसा है, इस 10 लाख में 1 लाख का प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ऐसा है जिसपे कॉल्स एंड एरियर हुआ है। 10 लाख में 9 लाख फुल्ली पेड है और 1 लाख जो है 1000 शेयर इंटू 100 करोगे तो 1 लाख का प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आएगा कि नहीं। 1 लाख ऐसा है जिसपे कॉल्स एंड एरियर हुआ है, और जो 1 लाख है उसको रिडीम्ड तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिडीम्ड कर सकते, क्योंकि लॉ कहता है फुल्ली पेड प्रीफरेंस शेयर सिर्फ रिडीम्ड हो सकते हैं। अगला बोलता है बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम टू बी फुल्ली यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ रिडीम्शन एंड द शॉर्टफॉल टू बी मेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट ₹10 इच एट पार। कह रहा है कि जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों आप यूज कर सकते हैं। अब देखो, एक तो प्रीमियम और रिडीम्शन हमें राइट ऑफ करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें देखना होता है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं। अगर ये कह रहा है यूज कर सकते हैं तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, उसके बाद कुछ बचा तो जनरल रिजर्व से। दूसरा, जो हमें डीआरआर सीआरआर बनानी होती है, ठीक है, तो सीआरआर बनानी होती है वो हम सिर्फ फ्री रिजर्व से बना सकते हैं। रिडीम्शन ऑफ प्रीफरेंस शेयर में सिर्फ फ्री रिजर्व से हम सीआरआर बना सकते हैं। तो सीआरआर बनाने के लिए हमें सिर्फ ये जो जनरल रिजर्व है ये यूज कर सकते हैं। कह रहा है अगर कुछ कम पड़ता है तो देखो, जितना भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर रिडीम्ड हो रहा है उसका ताकि आप नए इक्विटी से ले आइए या फिर सीआरआर आप क्रिएट करिए जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व अगर सफिशिएंट नहीं है तो आपको नया इक्विटी इश्यू करके लानी पड़ेगी। और कह रहा है रिडीम्शन फुल्ली किया है, ड्यूली कर दिया है रिडीम्शन। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, नाइरेशन की जरूरत नहीं है टू गिव इफेक्टिव रिडीम्शन। जरा बताओ, सबसे पहले ये जो 1 लाख है जिन्होंने पैसा नहीं दिया इनके साथ क्या करेंगे। तो होता क्या है ना कि पहले हम कॉल मंगाते हैं, जो भी कॉल पे कर दिया उसको तो फुली पे करके रिडीम्ड कर देते हैं, फुली पे हो गया। पर जिन्होंने नहीं किया उनका हम शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, यही प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये 1 लाख का आप फॉरफिट कर लोगे और बचे हुए 9 लाख को आप रिडीम्ड करोगे, ठीक है। तो एंट्री क्या पास करोगे, चलो पहले अगर आपने फॉरफिट किया उसकी एंट्री होगी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, कितना 1 लाख। कॉल्स इन एरियर है ना उसको खत्म करो, कॉल्स इन एरियर 20,000 और शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना जाएगा 80,000, करेक्ट। बहुत सारे बच्चों ने रिडीम्ड किया होगा, ये एंट्री नहीं पास करी होगी, पर ये एंट्री आपको पास करनी चाहिए थी। दूसरा, रिडीम करना है ना 9 लाख को, तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट करोगे 9 लाख, 1 लाख तो हमने फॉरफिट कर लिया क्योंकि इन्होंने कॉल्स दिया नहीं था। प्रीमियम ऑन रिडीम्शन, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन बताओ 5% के हिसाब से 45,000 टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट करोगे, ठीक है, 9,45,000। अब देखो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 9,45,000 देने हैं, तीसरी एंट्री में दे दे। प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट करोगे आप टू बैंक 9,45,000, 9,45,000। चलो अगले एंट्री में ये जो प्रीमियम ऑन रिडीम्शन है इसको हमें राइट ऑफ कर दिया और कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी आप यूज कर सकते हैं, तो उसी को यूज कर लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन। अब बताओ क्वेश्चन में जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना वो 80,000 है, पर हमें राइट ऑफ तो सिर्फ 45,000 करनी है, तो आराम से राइट ऑफ हो जाएगा, जनरल रिजर्व यूज करने की जरूरत नहीं है। अगला, जो भी नॉमिनल वैल्यू है उतने का ताकि हमें फ्रेश इशू करना होता है या सीआरआर बनाना होता है, लेकिन कह रहा है
पहले आप यूज करिए जनरल रिजर्व को, कुछ बचता है उसी का सिर्फ आप फ्रेश इश्यू मंगाइए। ठीक, तो बताओ 7 लाख का हमें जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, रिडीम्ड हमने कितने नॉमिनल वैल्यू का किया, 9 लाख, यानी कि 2 लाख का शेयर इशू करनी पड़ेगी। चलो शेयर से पैसे ले आए, बैंक अकाउंट डेबिट, ड्यू की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, सीधा आप कर सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख। ठीक है, और लास्ट एंट्री आपको पास करना है सीआरआर बनाने का, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, कितना 7 लाख 7 लाख। ठीक, नरेशन करने नहीं थे। चलो ये देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, तो कहता है कंपनी है जो 2 साल से इनकर्ड कर रही है लॉस, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, आपको करना क्या है, इफेक्टिव कैपिटल निकालना है और रिन्यूमरेशन बताना है। बताओ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इफेक्टिव कैपिटल में से जब निकालेंगे तो वहां पे अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा वो भी हमें घटानी है। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल में क्या क्या आता है, तो पेड अप शेयर कैपिटल तो आता ही है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आती है और सारे फ्री रिजर्व आते हैं, ताकि जनरल रिजर्व हो, पीएल एप्रोप्रिएशन हो, कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश हो। तो देखो ये जोड़ोगे ये जोड़ोगे ये जोड़ोगे, और हाँ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट एंड लोन भी आते हैं तो ये भी जोड़ोगे, तो ये सारे चारों जोड़ दो कितना आएगा। और ये पीएल की डेबिट बैलेंस, कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर राइट अप करनी है वो राइट अप करना है, एंड साथ ही में इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी ये भी घटानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी है। ठीक है, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ठीक है, तो ये करोगे तो आएगा, यहाँ पे कर दिया है मैंने टाइम बचाने के लिए, 61,55,000। अब बताओ कौन से रेंज में फॉल कर रहा है, 5 करोड़ से कम है इफेक्टिव कैपिटल, कितना रिन्यूमरेशन होगा, 60 लाख पर एनम। ठीक है, और ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से देख लेना। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 डिवेंचर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, 1 अप्रैल को फ्लोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक ऑफ ग्लोब लिमिटेड, एन अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग, NBFC एंड HDFC, यानी कि HFC सॉरी, यानी कि ये आपको इसलिए रेफरेंस दे रहा है कि आपको ध्यान होनी चाहिए इस कैटेगरी की कंपनी है तो इसको DRR बनानी पड़ेगी, है कि नहीं, DRR की रिक्वायरमेंट, तो अगर DRR सफिशियंट नहीं है तो हम बना देंगे। दूसरी चीज, DRR बनाएगा तो DRR इन्वेस्टमेंट भी करेगा, है कि नहीं। चलो डिबेंचर है कंपनी के पास 50,000 9%, 100 रुपए वाला, यानी कि कितना हो गया, 50 लाख का डिबेंचर। बैलेंस इन DRR 5 लाख। बताओ 10% DRR बनानी होती है और 10% है भी, तो DRR तो बना रखा है, कोई बात नहीं। डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, DRR से इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, ये भी 5 लाख का हो रखा है। कहाँ किया है हमने, 8.7% सिक्योर्ड बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये दिया है उस बॉन्ड का फेस वैल्यू, कोई बात नहीं। देखो मिनिमम जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, जो भी डिवेंचर मैच्योर हो रहे होते हैं, ठीक है, उसका 15% 30 अप्रैल से पहले पहले, तो अगर आप 50 लाख का 50% देखोगे तो ये होते हैं, 15% देखोगे तो ये होते हैं 7.5 लाख, करेक्ट। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना हो रखा है, सिर्फ 5 लाख, यानी कि 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हमें और खरीदनी पड़ेगी। इंटरेस्ट कब पे हो रहा है, 30 अप्रैल को और 31 मार्च को। 31 मई 2021 को कंपनी ने 8,000 अपना ऑन डिवेंचर परचेज किया, एक्स इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, एंड कैंसिल देम ऑन द सेम डेट। कौन सा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन है इमीडिएट कैंसिलेशन का। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपको क्या पढ़ाया गया है, एक इमीडिएट कैंसिलेशन, एक आपने ऑन डिवेंचर बाई किया, कुछ समय होल्ड करके कैंसिल किया, और थर्ड ऑन डिवेंचर बाई किया और हो सकता है कई बार हम ऑन डिवेंचर को बेच देते हैं कैंसिल करने के अलावा। ठीक है, 3 ऐसी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई है। ये क्वेश्चन किसका, इमीडिएट कैंसिलेशन का, याद रखना, इसका जरूरत है कि इमीडिएट कैंसिलेशन मैं बताऊंगा। 1 जनवरी को फिर हमने बाई किया 10,000 और उसको सेमी डेट को कैंसिल कर दिया, ये भी इमीडिएट कैंसिलेशन है। फंड रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ एफोर्सेड डिवेंचर वेर पार्टली रेज बाय सेलिंग ऑफ DRR इन्वेस्टमेंट, कह रहा है ये जो भी हमने बाई किया है ना, तो थोड़ी बहुत DRR इन्वेस्टमेंट को सेल भी किया है। ठीक, अब देखो टोटल 50 लाख के डिवेंचर रिडीम्ड करने के लिए हमने 7.5 लाख DRR बनाने हैं, DRR इन्वेस्टमेंट। तो जितना जितना डिवेंचर हम अपना कैंसिल करेंगे
ऑन डिवेंचर बाई करके उसके हिस्से का जो डीआरआर इन्वेस्टमेंट होगा उसको सेल कर देंगे, क्योंकि कह रहा है कि कुछ डीआरआर इन्वेस्टमेंट बेच के भी पैसा ले। ठीक, 30 मार्च को द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वे रियलाइज एट पार एंड डिवेंचर वे रिडीम्ड ऑन 31 मार्च। और 30 मार्च को सारा ही हमने बेच दिया और बचे हुए जितने भी डिवेंचर थे ना, दो तो देखो हमने बाई किया ऑन डिवेंचर, कैंसिल कर दिया, तो बचे हुए जितने भी डिवेंचर थे वो हमने साल के एंड में सारे डिवेंचर को क्या किया, रिडीम्ड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। आ जाओ थोड़ा यहाँ पे, 5 का है, ये पूरी साल है। 1 अप्रैल को जो अपना डिवेंचर है पता है कितना है, 50 लाख का, डीआरआर 5 लाख का, और डीआरआर जो इन्वेस्टमेंट में, सिंपल में आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का। ठीक, इसमें हमें कितना और करना है, 2.5 लाख और करना है। ठीक है, चलो हमें एक तो सितंबर और एक तो सितंबर 30 सितंबर को क्या है, इंटरेस्ट का डेट। दूसरा 31 मार्च, एक तो 30 सितंबर का इंटरेस्ट का डेट है, दूसरा 31 मार्च को। दो चीज है, इंटरेस्ट बचे हुए का तो पे करेंगे और रिडीम्ड भी करेंगे, करेक्ट। इन दौरान एक कितने मई को था, 31 मई को ऑन डिवेंचर बाई किया है। दूसरा 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ऑन डिवेंचर बाई किया है और कैंसिल किया है डिवेंचर को। ठीक है, पूछा क्या क्या है, 9% डिवेंचर अकाउंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। देखो यहाँ पे हमें 2 एजम्पशन लेके मैं क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूं, और ये वही 2 एजम्पशन है जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है। नंबर 1 कि जब भी हम इमीडिएट कैंसिलेशन करते हैं तो उस केस में जो डिवेंचर कैंसिल हो रहे हैं उस पे हम इंटरेस्ट ड्यू नहीं करेंगे। सीधा जब ड्यू डेट आएगा तो रिमेनिंग जितने भी डिवेंचर होंगे जो बाहर वाले लोगों ने ले रखे, हमने तो जो लिया वो कैंसिल कर लिया, उनको सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। तो ऑन डिवेंचर की बाई होने के बाद कैंसिल करेंगे तो जो भी डिवेंचर कैंसिल हो गए उस पर इंटरेस्ट की एंट्री नहीं डालेंगे। ठीक, आप डाल भी सकते हैं। वैसे जब हम ऑन डिवेंचर बाई करके बाद में कैंसिल करते हैं तो इंटरेस्ट की एंट्री ड्यू करनी पड़ती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। दूसरा एजम्पशन कि जो भी इन्वेस्टमेंट है अपना डीआरआर इन्वेस्टमेंट, ये बीच में बेच रहे हैं, एक बार हमें 31 मई को बेचना पड़ेगा थोड़ा इन्वेस्टमेंट क्योंकि ऑन डिवेंचर बाई कर रहे हैं, और दूसरी बार 1 जनवरी को। तो इस पे इंटरेस्ट भी तो कमाएंगे क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, और उस पे इंटरेस्ट भी है 8 पॉइंट समथिंग परसेंट, कितना है 8.75%। तो इंटरेस्ट की एंट्री डालेंगे कि नहीं। पहले जब इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन देता था पुराने कोर्स में तो हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट बिकती थी तब तक का जितना इंटरेस्ट है हमेशा इंटरेस्ट की एंट्री डालती थी इंस्टीट्यूट। पर जो नए कोर्स में सॉल्यूशन देता है इंस्टीट्यूट, वहां पे जो करेंट ईयर में ऑन डिवेंचर है, डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट है, आपके डीआरआर इन्वेस्टमेंट जो है अपने पास, उस डीआरआर इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है उसकी एंट्री नहीं डालता है। तो हम एज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट की एंट्री हमने नहीं डाली। ठीक है, और डालोगे तो क्या सॉल्यूशन में चेंज आएगा ये भी मैं बता देता हूं आपको। चलो पहले 9% डिवेंचर अगर आप करोगे, ये लेजर डीआरआर, ये डीआरआर इन्वेस्टमेंट, लास्ट क्या पूछा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। चलो कितना है अपने पास डिवेंचर, 50 लाख का, करेक्ट। डीआरआर कितने पास है, 5 लाख का। इन्वेस्टमेंट कितने पास है, इन्वेस्टमेंट एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा 5 लाख का। ठीक है, और ये तो इंटरेस्ट देंगे तो देख लेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख का बाई करो, क्योंकि 15% जो डिवेंचर मैच्योर होने वाले हैं उसके तो आपको इन्वेस्टमेंट डीआरआर इन्वेस्टमेंट रखनी ही पड़ती है। ठीक है,
करेक्ट। अब देखो इस ग्राफ में पहला जो डेट है ये क्या है, रिलेवेंट डेट 31 मई। क्या हो रहा है, ऑन डिवेंचर हम बाई कर रहे हैं, कितने का कर रहे हैं देखना जरा। 8000 डिवेंचर हमने बाई किया 98 का। तो देखो एंट्री अगर आप पास करते हैं, जब आप ऑन डिवेंचर बाई करते हैं तो वहां पे आप इंटरेस्ट क्या डालते हैं, वहां पे आप एंट्री क्या डालते हैं, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और ऑन डिवेंचर हमेशा इन्वेस्टमेंट एक्स इंटरेस्ट पे आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना है, 8 लाख, इसको हमें कैंसिल करनी है। ऑन डिवेंचर में कितना हमने किया है, 8000 शेयर, 98 का रेट है ना, यही था 8798 का। तो इन्वेस्टमेंट अपनी कितनी है, 7,84,000, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस है कि डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर कैंसिल का दूसरा एंट्री डालते हैं। अगर जर्नल एंट्री में बस आपको याद दिला रहा हूँ, और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ये कैपिटल रिजर्व है, तो ताकि आप सीधा कैपिटल रिजर्व लिखो या फिर प्रॉफिट एंड कैंसिलेशन लिखो, बाद में ऑटोमेटिकली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो उसका कितना आएगा, अगर आप एंट्री डालते हैं तो 9% डिवेंचर डालोगे डेबिट 8 लाख, कैंसिलेशन का एंट्री है, ठीक है, टू ऑन डिवेंचर डालोगे 7,84,000, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन लिखो या कैपिटल रिजर्व लिखो, ये डालोगे, ठीक है। और इसी एंट्री को अगर आप पोस्ट करोगे तो कैसे डालोगे, आ जाओ, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ना, पहले 8 लाख का डिवेंचर, डेट के भी कॉलम आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं लिख रखा हूँ, ठीक है। ऑन डिवेंचर अकाउंट लिखते 7,84,000, टू कैपिटल रिजर्व लिखते 16,000, ठीक है। अगला कैंसिल हो रहा है जनवरी में, वो भी एंट्री डाल देता हूं मैं, टू ऑन डिवेंचर लिखोगे, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या फिर कैपिटल रिजर्व लिखोगे, और लास्ट में 31 मार्च को बचे हुए जितने भी डिवेंचर है सारे रिडीम्ड हो रहे हैं, तो टू सीधा बैंक लिख सकते हो या फिर डिवेंचर होल्डर लिख सकते हो, ठीक है। और डिवेंचर होल्डर को बाद में पेमेंट हो जाएगी, या फिर डिवेंचर रिडीम्शन अकाउंट लिख सकते हो, जैसे जो अकाउंट खोलने का मन है वैसे कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। या फिर डिवेंचर होल्डर तो अकाउंट बनाने नहीं है तो सबसे बढ़िया बैंक लिख दो। चलो अगली बार जो ऑन डिवेंचर बाई हुआ है वो कितना हुआ है, 10,000, एक से एक एक्स इंटरेस्ट पे 1 जनवरी को, जरा कम इंटरेस्ट पे 1 जनवरी, देखो 1 जनवरी को फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर हमें कैंसिल करना है 10 लाख, ठीक है। ऑन डिवेंचर देखो कितने का होगा, देखो 10,000 इंटू एक से एक, ये कितना आएगा, 10,10,000, ठीक है। ये क्या है, कम इंटरेस्ट है, इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट घटाऊं, ठीक है, तो कितना आएगा, कितने महीने का इंटरेस्ट हुआ, सितंबर में लास्ट में पे हुआ होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 जनवरी को तो कर ही रहे हैं, 3 महीने का, तो एक्स इंटरेस्ट कितना आएगा, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ये जाएगा 12,500, ठीक है। 8 लाख, 50 लाख में से 8 लाख और 10 लाख पहले क्या हुआ, ऑन डिवेंचर हमने कैंसिल कर दिया तो बचा हुआ 32 लाख हमने बाद में रिडीम किया होगा। डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व बताओ, देखो डीआरआर में एक तो अगर हम इन्वेस्टमेंट पे इनकम एक्रू करते तो वो यहाँ पे आता डीआरआर में, ठीक है, डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व में। तो मैंने तो ये एजम्पशन दिया कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बिक तो रही है पार्ट पार्ट में, और कुछ बिकेंगी साल के एंड में, तो उस पर इंटरेस्ट भी तो मिलनी चाहिए लॉजिकली, वो हमारे लिए इनकम है। पर अगर हम ड्यू नहीं करेंगे तो इसमें कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। और इसमें जितना जितना हमने ऑन डिवेंचर कैंसिल किया है, डिवेंचर रिडीम किया, तो क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है, जब इसका पर्पस पूरा हो गया तो जनरल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले फर्स्ट में 8 लाख का हमने किया था, तो उसका हिस्से का बताओ 50 लाख का 5 लाख डीआरआर बना है, तो 8 लाख के हिस्से का कितना होना चाहिए, 80,000, 10% के हिसाब से, तो 80,000 भेजोगे, फिर आप 10 लाख का करें तो 1 लाख भेजोगे जनरल रिजर्व में, और लास्ट में पूरा ही जनरल रिजर्व में भेज दोगे
जो बचा हुआ है 3,20,000 जब आप साल के एंड में रिडीम करोगे बैलेंस हो जाएगा। इधर देखो डीएलआर इन्वेस्टमेंट देखो, सबसे पहले 31 मई को, ठीक है, 31 मई को जब ऑन डिवेंचर आपने बाई किया तो यहाँ पे आपको आपने बेचा होगा, सेल किया होगा, कितने का किया होगा, कुछ प्राइस नहीं दिया है तो हम मान के चलते हैं कितने पे किया होगा, कॉस्ट पे, पार पे, ठीक है। अब देखो हमने 8 लाख का डिवेंचर रिडीम किया, 50 लाख का 15%, 7,50,000 हमने इन्वेस्ट किया है, तो 8 लाख के हिसाब का कितना होगा इन्वेस्टमेंट, उसका 15%, 1,20,000 का बेचना पड़ा होगा बाई बैंक। फिर हमने 1 जनवरी को बेचा होगा ऑन डिवेंचर बाई करने के लिए, ठीक है, 1.5 लाख का। अब बची हुई जो भी इन्वेस्टमेंट है साल के एंड में 30 मार्च को कह रहा है हमने सारे इन्वेस्टमेंट बेचे और 31 मार्च को रिडीम कर दिया बाई बैंक अकाउंट, कितना आएगा, देखो मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि इस लेजर में आपको एजम्पशन लेनी पड़ेगी, मैंने इंटरेस्ट नहीं लिखा है। अगर आप इंटरेस्ट लिखते तो कैसे लिखते, शुरू के मान लेंगे, इसको एज्यूम करेंगे कि 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट हुआ तो पूरा 7,50,000 पे आपको अप्रैल और मई में इंटरेस्ट मिलती, वो लिखते। फिर जब आपने इसको सेल किया तब उस समय इतना तो बिक गया था, तो बचे हुए इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ वो लिखते, और लास्ट में सेल किया उस पे जो बचे हुए इन्वेस्टमेंट है कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ था वो लिखते, ठीक है। तो इंटरेस्ट की भी एंट्री आप डाल सकते थे और इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, यहाँ पे हमने नहीं डाला है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देखो, इसमें भी मैंने एजम्पशन आपको लिया था, इमीडिएट कैंसिलेशन में मैं इंटरेस्ट ड्यू नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऑथर नहीं भी करते, बहुत सारे ऑथर करते भी है, दोनों में आपको मार्क्स मिलेगा। ओरिजिनली जो कॉन्सेप्ट चले आ रहा है वो यही है, इमीडिएट कैंसिलेशन में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होगा क्या, उतने से ही आप एक्सपेंस बुक कर रहे हो, उतने से आप इनकम बुक कर रहे हो, आज ही आपने खरीदा आज ही आप कैंसिल कर रहे हो, तो ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको रखते बाद में आप उसको अगर आप कैंसिल करते या सेल करते तो आपको इंटरेस्ट ड्यू करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो 30 सितंबर को अब लिखोगे टू बैंक, कितना इंटरेस्ट, 8 लाख रिडीम्ड हो चुका था तो 42 लाख बचा होगा, उस पर 0.09 डिवाइड बाई 2, 1,89,000। फिर 31 मार्च को कुछ पे करना पड़ता, 31 मार्च को कितने डिवेंचर थे, 10 लाख और रिडीम हो गया था, ये 144। और एजम्पशन में आप क्या लिख दोगे कि ऑन डिवेंचर पे हमने इंटरेस्ट और ये ईयर में चला जाएगा एज एक्सपेंस, ड्यू नहीं किया है। कोई ड्यू करे तब भी फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं करे तब भी, वो ये इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम एक्रू हो रहा है वो लिखेगा तब भी फुल मार्क्स मिलेगा, और ना लिखे एजम्पशन ले ले तब भी फुल मार्क्स मिलेगा। चलो ठीक है। ग्रूमिंग इंटरप्राइज है, दो डिपार्टमेंट ए एंड बी। डिपार्टमेंट ए मैन्युफैक्चर करता है डाइड थ्रेड विच इज यूज्ड बाय डिपार्टमेंट बी फॉर इट्स क्लोथ प्रोडक्शन। ए डिपार्टमेंट थ्रेड बनाता है तो ऑब्वियसली बी को भेजता होगा, क्यों कि बी क्लोथ बनाता है थ्रेड को यूज करके। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए इज सोल्ड टू बी एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और देखो जो भी प्रोडक्शन डिपार्ट टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए है वो ए बी को बेचता है, लेकिन कॉस्ट पे नहीं बेचता, कॉस्ट पे बेचता तो आपको मेहनत करवाता ही नहीं है, किस पे बेचता है, कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़ के, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक, अब देखो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ सेल है, वेजेज है, डायरेक्ट खर्चा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी कंसिस्ट 80% ऑफ डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए पिछले साल जो है ग्रोस प्रॉफिट कितना कमाया था, 20%, ठीक है, पिछले साल का दिया है, इस साल का हम निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें स्टॉक रिजर्व निकालनी पड़ेगी। बी जो है ए से खरीदता है, ए प्रॉफिट चार्ज करके भेजता है, तो बी के ओपनिंग स्टॉक में भी ए का प्रॉफिट जो चार्ज करके भेजा वो जुड़ा होगा, और क्लोजिंग स्टॉक में भी, ठीक। दूसरी चीज अदर इंफॉर्मेशन में देखा है रेंट पेड। अब देखो जो भी खर्चे होते हैं वो दोनों डिपार्टमेंट में बांटने होते हैं, किसी कॉमन बेसिस पे, ऐसे बेसिस पे जो उस खर्चे का एक कॉस्ट ड्राइवर हो, जैसे कि रेंट होता तो फ्लोर एरिया के बेसिस पे हम बांट सकते थे। कैरियज आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड हो गया, बैड डेट, डिस्काउंट, सेल्स कमीशन, ये सब हम सेल्स के बेसिस पे बांट सकते हैं। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, कुछ ना बोले
तो कई बार नंबर ऑफ इम्प्लॉय दे देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को चलाते कौन है, इम्प्लॉय, तो इम्प्लॉय के बेसिस पे बांटने के लिए, पर कोई भी बेसिस दिया नहीं है। नंबर ऑफ इम्प्लॉय ये तो देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे बांटने के लिए, रेंट बांटने के लिए फुल फ्लोर एरिया देना पड़ेगा, पर कैरीज आउटवर्ड एक ऐसा है जिसके लिए हम सेल्स के बेसिस पे बांट सकते हैं। इसमें भी एक लोचा है। लोचा क्या है बताओ? देखो कह रहा है परचेज जो किया है डी का, इसमें ए से जो आया है वो भी इंक्लूड है, तो यानी कि जो सेल है उसमें ए के सेल में दोनों भी तो होगा, जो बी को भेजा वो भी, जो नॉर्मल सेल किया वो भी, हाँ जी दोनों होगा। तो सेल्स रेशियो में बांट तो रहे, पर इसमें इन जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है ये भी जुड़ा है सेल में, हमें एज्यूम करनी ही पड़ेगी, कोई अलग से दिया नहीं है तो इस सेल में जुड़ा ही है। और नॉर्मल अगर इनडायरेक्ट ट्रांसफर अलग से दिया होता है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, तो हम कोशिश करते हैं कि वहां पे एजम्पशन लेते हैं कि कैरीज आउटवर्ड सिर्फ सेल के बेसिस में, इनडायरेक्ट ट्रांसफर को नहीं जोड़ते उसमें, क्योंकि हम बाहर वाले को बेचते हैं ना, वहीं पे कैरीज आउटवर्ड का खर्चा आता है। इंटर डिपार्टमेंट तो क्या है, यहाँ से बगल में ट्रांसफर करना है, ये बस ऑन रिकॉर्ड चीजें हो रही है, ठीक। तो यहाँ दिया नहीं है तो इसी सेल्स के बेसिस में हमें बांटनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, और पूछा क्या है, डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, पीएल अकाउंट बनाइए, और जनरल पीएल बनानी पड़ेगी। चलो, अगर आप डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाओगे तो क्या करोगे, तो डिपार्टमेंट है ना, ए बी ए बी, ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, परचेज लिखोगे, है ना, वेजेस डायरेक्ट का खर्चा यही आएगा, सेल्स लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, करेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट, सही है। ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ, नीचे जो खर्चे हैं ये पीएल में जाने वाले खर्चे हैं, अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 125 420, ओपनिंग स्टॉक है, बताओ परचेज कितना है, 12,60,000, 22,90,000, वेजेज कितना है, 125,560, ठीक है। सेल्स कितना है, 15,50,000, 30,40,000, और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 347,500, और वहां पे है 5,36,000। फिर बताओ ग्रोस प्रॉफिट बताओ, ठीक है। ये ग्रोस प्रॉफिट इधर कैरी हो जाएगा, तो जो खर्चे बांट नहीं सकते जैसे रेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो देखो जो भी एज अ डिपार्टमेंट का नहीं, कंपनी एज अ होल के खर्चे होते हैं वो जनरल पीएल में जाते हैं, या फिर कोई ऐसे खर्चे जो बांटना संभव नहीं है वो भी हमें जनरल पीएल में लेना पड़ता है। तो सिर्फ यहाँ कैरीज आउटवर्ड हम लिख सकते हैं, किस रेशियो में बांटने हैं, ये जो सेल्स के रेशियो है इस रेशियो में बांटने हैं। बताओ कितना है कैरीज आउटवर्ड का खर्चा, ये 40,000 है ना। अब हम 40,000 अगर बांटे, यहाँ पे आएगा 13,500 से 8, नेट प्रॉफिट कर दोगे आप,
अगर आप जनरल पीएल बनाओगे, जनरल पीएल में क्या करोगे आप, बाय नेट प्रॉफिट लिखोगे डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी का, कुछ खर्चे हैं ना, रेंट है 40,000, एक और खर्चा था एडमिनिस्ट्रेटिव, ये कितना है, ये है 1,55,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व इस साइड लिखोगे और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व यहाँ पे लिखोगे और ये आ जाएगा टोटल प्रॉफिट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व देखो, बी का ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो बी का है 4,20,000, कह रहा है ना 80% इसमें वो है जो ए से आया है, 20% हम बाहर से भी तो खर्चे करते हैं, ठीक। एंड पिछले साल का जीपी रेशियो है 20%, तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व तो सिंपली निकल जाएगा 67,200, ठीक है। ये है आपका ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालोगे तो ये कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5,36,000, 80% इसमें ए से भेजा हुआ है। एंड जीपी रेशियो जो चाहिए ये चाहिए करंट ईयर का। करंट ईयर का कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है, देखो ए का करंट ईयर का ये जीपी है और ये सेल्स है, तो जीपी रेशियो निकाल नहीं सकते आप, 387 से 25% आया, एक लाख 7,002 से, ठीक है। चलो 373,992 प्लस 279,508 प्लस 67,200 से माइनस 40,000 माइनस 1,55,000 माइनस 1,07,002 से, ठीक है। अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये है शेड्यूल 3 पे। शेड्यूल 3 से कभी ना कभी हर एक 2-3 अटेम्प्ट बाद एक बार क्वेश्चन पूछता है। शेड्यूल 3 में जो डिवीजन 1 है वो ये कहता है कि जिन पे एयर्स अप्लाई होते हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने, ठीक है। एंड शेड्यूल 3 में दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए फॉर्मेट देता है बैलेंस शीट का और पार्ट बी फॉर्मेट देता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, आपको दिया है ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि यहाँ जो इंफॉर्मेशन अगर दिए है किसी भी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, ये ट्रायल बैलेंस के बैलेंस में एडजस्टेड नहीं है, यानी कि आपको एडजस्टमेंट करनी है, ठीक। और एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल फिगर आएगा वो आपको प्रेजेंट करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो, ऑथराइज कैपिटल है 2,10,000 का, यानी कि 20 लाख ऑथराइज कैपिटल है, और इश्यूड कैपिटल जो है ये 1,00,000 है 10 रुपए के रेट से। अब देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल कहीं दिख रहा होगा आपको, हाँ जी ये रहा 10 लाख, यानी कि इश्यू भी उतना ही किया हमने और सब्सक्राइब भी उतना ही हुआ होगा, पेडअप भी उतना ही हुआ होगा। तो सब्सक्राइब एंड पेडअप कैपिटल 10 लाख है, ऑथराइज कैपिटल है 20 लाख, ठीक है। शेयर कैपिटल का अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये लिख देंगे, या फिर शेयर कैपिटल पर नोट्स नहीं बनाओगे तो सीधा बैलेंस शीट में ये आएगा, ठीक है, जो अपना पेडअप वैल्यू कैपिटल है। अगला दिया है रेंट ऑफ 20,000 एंड वेजेस ऑफ दिस मच आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट नहीं हो रखी। तो देखो खर्चे में आप जोड़ोगे, रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है 20,000, तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, और साथ ही में वेजेस एंड सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है बताओ, 156,500, 156,500, ठीक। और ये जो दोनों है ये अपने लिए अदर करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी की हेडिंग में अदर करेंट लायबिलिटी में चले जाएंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग खर्चा है ना। चलो अगला देखो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट मशीनरी, 10% ऑन फर्नीचर फिक्चर,
5% ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन WDB बेसिस। ठीक है, यहाँ पे अपने पास लैंड भी है। अच्छा, लैंड पे नहीं बोला है, ठीक है, बिल्डिंग पे। लैंड एक एप्रिसिएबल एसेट है तो उस पर डिप्रिसिएशन का नहीं बोलेगा। ठीक है, इस पे 5% के रेट से लगाना है डिप्रिसिएशन। लेकिन ये कॉस्ट है, इसका डिप्रिसिएशन अभी तक जो लगा है ना, मान लो बिल्डिंग का ये रहा, तो ये रहा डिप्रिसिएशन। तो WDB मतलब कॉस्ट में से पहले पहले का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन घटाओगे, जो वैल्यू आएगा उस पे लगाना है 5%। प्लांट एंड मशीनरी पे 10% लगाना तो है पर WDB पे, एंड फर्नीचर फिक्चर पे भी 10% लगाना है पर WDB। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सिंपल है। और जो भी डिप्रिसिएशन है वो खर्चा आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन हेडिंग के अंदर डाल दी। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, बैलेंस शीट में डाल देंगे क्लोजिंग स्टॉक। मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। इधर है डेटर डेटर डेटर, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल। कह रहा है 5%। अब जब भी 5% बोलता है ना, तो क्लोजिंग प्रोविजन 5% होना चाहिए, इतना प्रोविजन होनी चाहिए बनने के बाद। अब देखो 64,75,000 का 5% अगर आप करोगे तो ये पता है 3,23,750 प्रोविजन बनाने को कह रहा है। क्या ऑलरेडी कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ रहा है? तो यहां पे देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000। हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना 3,23,000, लेकिन ऑलरेडी 25,000 हम पहले से बना चुके हैं, वो बैलेंस पड़ी है। तो 25,000 अगर आप घटा दोगे तो जो आएगा ना 2,98,750, ये करेंट ईयर में आपको PL से प्रोविजन बनानी पड़ेगी। तो PL में तो डालनी पड़ेगी, अदर एक्सपेंस वाले हेडिंग में ले जाके जोड़ोगे खर्चे डालते टाइम। ठीक है, चलो एडवांस टैक्स पेड, ये क्या है अपने लिए करंट एसेट है, देखेंगे वो। मेक प्रोविजन फॉर 25% फॉर इनकम टैक्स। अब देखो जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा उसका 25%, और ऊपर जो एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स को शॉर्ट टर्म प्रोविजन से नेट ऑफ करके हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाएंगे। ट्रांसफर दिस मच टू जनरल रिजर्व। अब जो भी अपना PL एप्रोप्रिएशन की बैलेंस है उसमें से 1,00,000 हटाने और जनरल रिजर्व में 1,00,000 जोड़ दीजिए, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो। ठीक, इससे रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टर्म लोन PSU बैंक से लिया है, सिक्योर्ड है अगेंस्ट हाइपोथेटिकेशन ऑफ प्लांट मशीनरी। इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन फॉलिंग ड्यू विद इन 1 ईयर इज 17 लाख। टर्म लोन कितने का है? ये रहा 1,02,00,000 का टर्म लोन है। ठीक है, 17 लाख इस साल ड्यू हो रहा है एंड 85 लाख आगे ड्यू होगा। तो जो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ना, जो करेंट ईयर में मैच्योर हो रहा है, उसको हमें करेंट लायबिलिटी दिखानी पड़ती है। तो अदर करेंट लायबिलिटी में 17 लाख, और बचे हुए जो लोन है 85 लाख का टर्म लोन है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग करके आप नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखाओगे 85 लाख। ठीक है, अगला है ट्रेड रिसीवेबल दिस मच आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ। जब आप शेड्यूल अगर बनाते हैं ट्रेड रिसीवेबल का, तो अप टू 6 मंथ का अलग से, मोर देन 6 मंथ से 1 साल तक का अलग से आपको दिखानी पड़ती है। पर इतने डिटेल में आप नोट्स टू अकाउंट मत बनाओ, जो जरूरत के 5-6 नोट्स टू अकाउंट है उतना ही बनाना। क्योंकि होगा क्या कि टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट PL बनानी भी है, 6-7 नोट्स भी बनाने, और जरूरी नहीं कि एक एक आइटम जो बैलेंस शीट PL में गया है सबका नोट्स बनाए। तो हम सीधा डेटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, बैलेंस शीट बनाइए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, नोट्स टू अकाउंट बनाइए। ठीक है, शेड्यूल 3 के अनुसार। ठीक है, कोई बात नहीं। एक और चीज बोला है, बोर्ड ऑफ द बोर्ड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 10%, ठीक है, ऑन शेयर कैपिटल ऑन 5 अप्रैल। बताओ ये अगले साल में फॉल करता है कि नहीं? हमारा साल तो 31 मार्च हो गया। उसके बाद ठीक है, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में आपको पढ़ाया गया होगा AS में कि जब डिविडेंड जो है प्रपोज डिविडेंड, ये कोई स्टैट्यूटरी मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक नॉन एडजस्टिंग माना जाता है। यानी कि अगले साल में हुआ है ना, तो अगले साल इसको एडजस्ट करेंगे, अगले साल में जाएगा, इस साल हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि साल खत्म होने के बाद ये डिक्लेयर हुआ है डिविडेंड। ठीक है, तो इसका कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बैलेंस शीट अगर आप बनाओगे प्रॉपर लिखना, ठीक है, नेम ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन दिस करके, फिर PL में वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडिंग
करके, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, नोट्स लिखोगे, है ना, और आप पीरियड लिख सकते हैं। वैसे तो हमें 2 पीरियड का कंपैरेटिव बेसिस में बनाने होते हैं, पर आपके एग्जाम में से 1 पीरियड का आएगा, तो 31 3 22 कर दूं, और ये है रुपीज में, ठीक है। चलो, सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड, करेक्ट। इसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और कुछ दिया नहीं। जैसे दूसरे नंबर में नॉन करेंट लायबिलिटी लिखोगे, और यहाँ पे क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना अपने पास। थर्ड में आएगा करेंट लायबिलिटी, इसमें क्या है, तो एक तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ट्रेड पेबल कुछ ना कुछ होगा ही अपना, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। अदर करेंट लायबिलिटी, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग है नहीं, तो लास्ट में बचा गया अदर करेंट लायबिलिटी, और ये कर दोगे आप टोटल। फिर दूसरे नंबर में आएगा एसेट्स, और एसेट में पहला आएगा नॉन करेंट एसेट्स, इसके अंदर आएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। और दूसरा आप लिखोगे करेंट एसेट्स। करेंट एसेट में देखो, एक तो ट्रेड रिसीवेबल, दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, तीसरा इन्वेंट्रीज, और चौथा अदर करेंट एसेट के लिए भी कुछ है नहीं, ठीक है। चलो, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप बनाओगे, तो यहाँ पे नोट्स होगा, यहाँ पे 31 3 22, यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, पहले में लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, अदर इनकम, टोटल इनकम। एक्सपेंस बनाओगे, एक्सपेंस में सबसे पहले परचेज कुछ है तो देखो, यहाँ पे रॉ मटेरियल का अलग से डिटेल दिया नहीं है, ठीक है, तो सीधा परचेज लिख लो, और दूसरे में चेंज इन इन्वेंट्री लिख लो। वैसे तो फॉर्मेट क्या है, कंजम्पशन, मटेरियल कंज्यूम पहले होता है, फिर जो स्टॉक हमने परचेज किया है वो, ठीक है, उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री आती है, फिनिश गुड्स का स्टॉक परचेज कुछ किया होगा, पर यहाँ पे कुछ दिया नहीं, तो सीधा परचेज और चेंज इन इन्वेंट्री लिख सकते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, अदर एक्सपेंस, ठीक है। तो इसका जब टोटल करोगे तो ये आ जाएगा टोटल एक्सपेंस, करेक्ट, 5 नंबर, ठीक है। छठे नंबर में आप लिख सकते हो सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि ना ही कोई एक्सेप्शनल आइटम है, ना ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। और 7वें नंबर में अगर आप टैक्स एक्सपेंस डाल दें, तो 8वें नंबर में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। 9वें नंबर में क्या लिखना चाहिए, नियम अनुसार अर्निंग पर शेयर, ये हमने सीखा है, ठीक है।
ES20 में क्या पढ़ा है कि अर्निंग पर शेयर शैल बी डिस्क्लोज ऑन अ फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बनाते टाइम ही आपको लास्ट में अर्निंग पर शेयर दिखाना होता है, बेसिक एंड डाइल्यूटेड। लास्ट तक यहाँ तक है, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक कर दोगे तब भी चलेगा, डोंट वरी। उसके बाद आते हैं नोट्स, ठीक है। चलो, नोट्स में ना शेयर कैपिटल का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, 10 लाख का शेयर कैपिटल है, सीधा ही डाल देता हूं मैं। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बनाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग बताओ, 1 करोड़ 2 लाख का था, जिसमें 17 लाख अदर में गया, तो ये 85 लाख है, इसको भी सीधा डाल देते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स में से एडवांस टैक्स घटा के लिखेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं। नोट्स, इसको भी नोट्स करने की जरूरत नहीं, 3 नंबर नोट्स इसको बना देते हैं, अदर करेंट लायबिलिटी को, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए नोट्स चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल नोट्स मत बनाना, कोई बात नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। इन्वेंट्री नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीधा दिया है, अदर इनकम इसमें भी नोट्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इसमें देखो जो वेजेज एंड सैलरी है वो तो है ही, प्लस आपको क्या करना है, जो आउटस्टैंडिंग है वो भी जोड़ के लिखना है, इसका भी नोट्स नहीं बनाओगे तो चलेगा। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट वगैरह आते हैं, ये सीधा आप लिख दोगे चलेगा। डिप्रिसिएशन का नोट्स तो चाहिए ही, 4 तक ऊपर था ना, 5 नंबर। और 6 नंबर में अदर एक्सपेंस का नोट्स चाहिए, ठीक है। करते हैं, आप हो गया। चलो आ जाओ जरा, पहला नोट्स अपना क्या है, नोट्स टू अकाउंट में पहला नोट्स है, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, ये 2 नंबर से हमने शुरू किया है ना, तो नोट्स नंबर 1 शेयर कैपिटल का कर दो। पहला नोट्स है शेयर कैपिटल, ठीक है। इसमें कैसे लिखोगे, देखो वैसे तो बहुत ही डिटेल में नोट्स बनती है, पर उतना आपको जरूरत नहीं है, संभव भी नहीं है, इंस्टीट्यूट को छोड़ो, अपने अनुसार करो। क्या है कि 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच करके लिखोगे, 20 लाख हो जाएगा। बंद करोगे इसको, और इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड, वैसे तो पूरा लिखते हैं, इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, पर उतना टाइम नहीं है अपने पास एग्जाम में, 10 लाख हमने लिख दिया, 10 लाख, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस बाद में बनेगा, क्योंकि इस दूसरे में हमें बनाना था रिजर्व एंड सरप्लस ठीक है। थर्ड नोट्स अपना क्या है, अदर करेंट लायबिलिटी का। चौथा नोट्स क्या है अपना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। पांचवा नोट्स क्या है अपना, देखो चौथा नोट्स क्या, डिप्रिसिएशन। और छठा नोट्स क्या है अपना, अदर एक्सपेंस, ठीक है। चलो बारी बारी लिखते हैं। देखो परचेज में परचेज डाल दो, फटाफट करते जाओ, ठीक। जो भी आउटसाइड एडजस्टमेंट थे मैंने ऑलरेडी वहां वहां पे मार्क कर दिया कि कुछ छूटे ना। हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करके एंट्री डालते जाओ, नहीं तो अगर वो चीज छूट जाती है तो आपको वहां पे काट पीट करनी पड़ेगी और गलत हो जाएगा, ठीक है। परचेज 8295, ठीक है। दूसरे में क्या है, वेजेज एंड सैलरी, 12,72,000 प्लस 156,500, तो ये आ गया। और आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में। यहाँ पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग, एक तो क्या था, रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेज, ऐसे शॉर्टकट नहीं चलेगा, ठीक है। आपको पूरा लिखना है आउटस्टैंडिंग। और लास्ट, सॉरी 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 सॉरी, कौन से हेडिंग में आ गए हम लोग, हमें अदर करेंट लायबिलिटी में लिखना है ना, कहाँ गया, ये रहा। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड सैलरी, ये कितना है, 20,000। और पता है एक, जो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म टर्म लोन जो था ना,
टर्म लोन जो था मैच्योरिंग विद इन ईयर लिख देना 17 लाख वो। तो चलो इसका भी शेड्यूल कंप्लीट हो गया। बताओ 20 प्लस 156 5 है प्लस 17 लाख। ठीक है। उसके बाद रेट है, रेट एंड टैक्सेस 50,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4,36,000। सारे खर्चे कहाँ पे आएंगे? अदर एक्सपेंस में। अदर एक्सपेंस में बताओ, एक तो रेंट 2,40,000 हो गया, 220 का था आउट स्टैंडिंग जोड़ने के बाद। रेट एंड टैक्सेस 50,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4,36,000। ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर फी ये कितना है? 32,000। आगे बोलो। बैड डेप्ट 38,500 है। तो बैड डेप्ट आया तो इंक्रीज इन प्रोविजन कर दूं। कितने से प्रोविजन बढ़ा है बताओ? ऊपर हमने बनाया था ना 5% करके और घटा दिया था। कहाँ है डेटर? ये रहा 298,750। ठीक है, ये सारे खर्चे डल गए अदर एक्सपेंस में। उसके बाद बताओ, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 8,05,000 सीधा फाइनेंस कॉस्ट में ऊपर डाल दे। ठीक है, चलो डालते जाओ सारा खर्चा। अब आते हैं डेप्रिसिएशन पे, ये भी कर लेते हैं। इसके अगला डेप्रिसिएशन ही है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर फिक्चर। ठीक है, अच्छा देखो, लैंड 24 लाख का है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बिल्डिंग बताओ, एक तो देखिए बिल्डिंग कॉस्ट कितना है? 36,80,000। ऑलरेडी इस पे डिप्शन कितना चल रहा है बिल्डिंग पे? 1,84,000। बताओ WDB कितना निकलेगा? 36,80,000 में 1,84,000, तो ये 34,96,000 और 5% आपको बनाना है, तो ये 1,74,800 ये आ गया। ठीक है, टोटल डिप्रिसिएशन कितना होगा? सी नंबर में क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी। इसका देखो, प्लांट एंड मशीनरी का अपने पास कॉस्ट कितना है? 62,50,000। ठीक है, ये डिप्शन करके लिख लेना। लेस करोगे डिप्रिसिएशन, बताओ इस पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है अभी तक? 937,500। बताओ 62,50,000 में से 937,500 करेंगे तो WDB आता है 53,12,500। इसका में 10% करना है तो ये आएगा 5,31,250। तो टोटल डिप्रिसिएशन ठीक है। लास्ट फर्नीचर एंड फिक्चर। ठीक है, कॉस्ट कितना है? तो कॉस्ट है 8,25,000। लेस अगर हम करते हैं डिप्रिसिएशन तो ऑलरेडी फर्नीचर एंड फिक्चर पे डिप्रिसिएशन चल रहा है 82,500। ठीक है, बताओ 8,25,000 में से 82,500 घटा देंगे तो 7,42,500 से इसका 10% अगर डिप्रिसिएशन लेंगे तो 74,250 आएगा। और टोटल डिप्शन कितना हो जाएगा?
टोटल प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बताओ। 24 लाख, ठीक है। वैसे ही अगला शेड्यूल बन जाएगा डिप्रिसिएशन का। बिल्डिंग पे कितना है, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है, फर्नीचर एंड फिक्चर पे कितना है बताओ। बिल्डिंग पे है 174,800, इस पे 5,31,250 और इस पे 74,250। $7,80,300 डाल दे ऊपर। डिप्रिसिएशन 7,80,300 आया, ठीक है। प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वैल्यू है, पीपी का वैल्यू है, यही है ना। चलो ये भी हमने डाल दिया, ठीक। आगे देखते हैं, एडवांस स्टॉक का देख लेंगे। ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है, कहाँ पे है, ये रहा। तो चेंज इन इन्वेंट्री निकालो, 9,25,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक घटाओ 11,37,500, तो ये आ गया 2,12,500 निगेटिव। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है 11,37,500 वो बैलेंस शीट में डाल दो। उसके बाद क्या दिया, उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया है कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, जोड़ दो 975 प्लस 131 875, तो ये आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 11,06,875। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल बताना जरा। सर अपने पास 64,75,000 का है, जिसमें से 5% तो हमने बना दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इतना बचा। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल भी है क्या कहीं पे, चलो नहीं है, 61। ठीक है, ये भी हमने डाल दिया। और क्या चाहिए, इधर आ जाओ, क्रेडिट साइड में सेल्स डालेंगे। ठीक है, कितना है सेल्स, 125,87,000। ठीक है, उसके बाद कमीशन इनकम साइड में दिया है, तो अदर इनकम में आएगा 72,500। जोड़ो जरा, कोई बात नहीं, लास्ट में कर लेंगे। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व रिजर्व में आएगा, सरप्लस बैलेंस पीएल का रिजर्व में आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा, टर्म लोन डाल दिया हमने, ट्रेड पेएबल यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे बिल्स पेएबल है, दोनों को जोड़ दो। और इसको आप लिख दो और बैलेंस शीट में। उसके बाद बताओ, उसके बाद प्रोविजन सॉरी, प्रोविजन वगैरह है, खत्म हो गया। चलो, तो यानी कि इसको हम क्लोज कर दें यहाँ पे। बताओ ये खर्चा कितना है, बताना जरा। ये होगा टोटल
एक्सपेंस। कितना है टैक्स का रेट? टैक्स रेट है 25%। पॉइंट में आ रहा है, मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा शेयर्स कितने अपने पास? 10,000 ना। जीरो 9 राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 09 कर दो या फिर 1 कर देना, कोई बात नहीं। चलो उसके बाद सॉरी यहाँ पे 1 कर दो, ठीक है, या फिर राउंड अप कर दो, 09 ही कर दो, कोई बात नहीं। आ जाओ, ये तो अपना कंप्लीट हो गया। अब बैलेंस शीट में ये रहा जो प्रोविजन फॉर टैक्स 116,988 माइनस एडवांस टैक्स कितना था ना कुछ 37,500। ठीक है, ये भी हो गया। चलो रिजर्व एंड सरप्लस बताओ। इसमें जनरल रिजर्व कितना होगा? ऑलरेडी अपने पास जनरल रिजर्व कितना है? 10 लाख का, ठीक है। हमारे पास जनरल रिजर्व है सर जी 10 लाख का, 1 लाख और ट्रांसफर करना है तो ये तो हो जाएगा 11 लाख का, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास है 2.5 लाख का, और पीएल अप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है ये अपने पास है, देखो ओपनिंग कितना था 875,500, यहाँ पे स्पेस नहीं पहुंचेगा, आप ऐसे लिख लो 8,75,500, इसमें से 1 लाख घटा, चलो चलो 1 मिनट का है बस, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना जुड़ेगा 350, 962, बताओ। ठीक है, और आप बैलेंस कर लेना, बैलेंस शीट बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए सॉल्यूशन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई आप लोगों को तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे वीडियोज आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। एक बार टोटल करके देख लेते हैं कि बैलेंस शीट का टोटल कितना आता है, ठीक है। जब इतना हमने किया है 462 प्लस ये आएगा 19,566,325, इतना ही एसेट का भी टोटल आएगा, करके देख लेना आपको, और इतना आप लोगों का टोटल आना चाहिए, ठीक। ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट का, तो ये जो खर्चा है ना ये 60,000 है, ये छोटा सा मिस्टेक हो गया है एक्सपेंस डालने में, 60,000 है, और ये जो आएगा अगर 20,000 खर्चे बढ़ गए तो 398,500, ठीक, कितना आएगा 398,500। चलो ठीक, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आप लोगों से अगली किसी सजेस्टेड आंसर में।